नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन में आज सार्क के बारे में। जैसा कि आपको पता है, ये वीकली प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है जो संडे टू संडे हम लोग एक एक ऑर्गेनाइजेशन कवर करते हैं। जैसे लास्ट वीक हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बात की थी, यूएन के बारे में बात की थी, इंटरपोल के ऊपर हम लेक्चर ले चुके हैं, नाटो के ऊपर हमने जो है सेशन लिया हुआ है, साथ साथ ब्रिक्स के ऊपर भी बात की हुई थी। तो हर वीक जो है हम एक ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ कवर करते हैं इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन में। तो आज हमने जो टॉपिक लिया है वो सार्क लिया है और सार्क को भी हम उसी तरह से कवर करेंगे जैसे हम हर क्लास में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की एकदम बेसिक से बात करते हुए, उसकी पृष्ठभूमि से बात करते हुए, सारे उद्देश्य, उसके क्या चुनौतियां हैं और अभी वर्तमान परिक्षेप में उसकी क्या स्थिति है, उन सारी चीजों पर भी बात करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, जिसको सार्क कहा जाता है। तो ये जो सार्क है कुछ 8 देशों का समूह है। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई इस पर बात करेंगे और इसके पीछे जो है बातचीत कब से होने लगी, क्योंकि देखा जाए तो ये दक्षिण एशियाई देशों का एक समूह है जिसमें भारत भी एक सदस्य है, भूटान भी एक सदस्य है, बांग्लादेश भी एक सदस्य है। जितने भी देशों के आपको यहाँ पर झंडे दिख रहे हैं ये सब सदस्य हैं, 8 देश इसके सदस्य हैं। इसके अलावा इसके कुछ ऐसे भी देश हैं जो इसके ऑब्जर्वर हैं, कई चाहते हैं जो इसके सदस्य बनना या उसकी ऑब्जर्वर्स की लिस्ट में भी आना चाहते हैं, तो उनकी भी बात करेंगे। अगर हम बात करें एकदम बेसिक से कि भाई सार्क बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी, तो सार्क क्या है, दक्षिण एशियाई देशों का समूह है। तो अगर हम बात करें जैसे हमने नाटो की बात करी या फिर हम संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें या फिर हम देखते हैं तो यूरोप का और अमेरिका का वर्चस्व काफी ज्यादा रहा शुरू से, और उसी क्रम में देखा जाए तो यूरोप और उत्तरी अमेरिका का जो क्षेत्र था वहां पर कई तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, मतलब क्षेत्रीय संगठन थे, वो बन रहे थे। तो उसी को देखते हुए ये जो विचार था, ऐसा नहीं है कि ये आपका अभी कभी आया था, ये 1947 से इस चीज पर बात हो रही थी। सबसे पहले अप्रैल 1947 में जो है इस पर बात हुई थी, उसके बाद 1950-54 में भी इस पर बात हुई। फिर बाद में जब बांग्लादेश आजाद हो गया था तो बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने, जियाउर रहमान की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, उन्होंने इस पे काफी जोर दिया और बाद में चलकर 1985 में ये संगठन जो है एक पूरी रूपरेखा के साथ तैयार हुआ। इसके मुख्य सदस्यों में 7 सदस्य देश थे। अफगानिस्तान इसका बाद में सदस्य बना, 2005 में भारत ने जो है पेशकश की, 2007 में पूरी तरह से फॉर्मेलिटी कंप्लीट हुई और अफगानिस्तान इसका सदस्य बना। उसके बाद अभी इस ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाए तो कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिनके कारण अभी काफी समय से इसकी कोई भी समिट नहीं हो पाई है, उसकी भी चर्चा करेंगे। क्या चुनौतियां हैं इसकी, उसकी भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं एकदम बेसिक से, इसकी पृष्ठभूमि से। तो सार्क की पृष्ठभूमि में जियाउर रहमान का नाम तो बहुत ज्यादा आता है। जियाउर रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री रहे, तो इन्होंने ये विचार दिया था कि भाई दक्षिण एशियाई देशों का समूह हो। लेकिन मैंने जैसा कि बताया कि बांग्लादेश बनने से पहले से ऐसी बातचीत हो रही थी कि भाई दक्षिण एशिया के देश आपस में आए और एक कुछ ऐसा संगठन बनाए। ऐसा क्यों हो रहा था, तो इसके पीछे 3 कारण हम बात कर सकते हैं कि ये पूरे जो आज सार्क देश हैं, इन सार्क देशों में लगभग विश्व का 3% क्षेत्रफल आता है। इसके अलावा 21% जनसंख्या इन देशों में है। इसके अलावा 4.21% अगर हम बात करें, लगभग US 3.67 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाला जो है ये पूरा का पूरा समूह है। तो इसके लिए जो है कई समय से बातचीत हो रही थी और जैसा कि मैंने बताया आपको, सबसे पहले 1947 में बातचीत हुई थी। तो दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय संगठन बनाने के प्रयास में 1947 में नई दिल्ली में जो एशियाई संबंध सम्मेलन में ही ये जो है बातचीत की गई थी कि भाई ऐसा कोई समूह बनाया जाए। तो सबसे पहले देखिए 1947 में ही इस पर चीज पे बात हुई, लेकिन तब बना नहीं। उसके पश्चात फिलीपींस का जो बागोई सम्मेलन हुआ था 1950 में, उसमें भी यही बात की गई थी कि भाई जैसा पोटेंशियल यूरोप के पास है, अमेरिका के पास है, ऐसा एशिया के पास भी है, लेकिन एशिया के कुछ देशों को साथ में आना पड़ेगा, मिलजुल कर कुछ काम करना पड़ेगा, तब जाकर ये चीज जो है धरातल पे हो पाएगी। इसके अलावा 1954 के कोलंबो सम्मेलन में भी इस प्रक्रिया पर पुनः विचार विमर्श हुआ था, लेकिन बाद में जो सबसे ज्यादा जोर दिया वो जियाउर रहमान ने दिया। जियाउर रहमान के बाद 1980 और 85 में ये पूरी तरह से फॉर्म हुआ। तो अगर हम बात करें कि सार्क क्या है, तो सार्क जो है ये दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन सहयोग संगठन है, जिसको साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन सार्क कहा जाता है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को, ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1985। तो अगर हम बात करें इस ऑर्गेनाइजेशन को बने कितने साल हो गए हैं, तो अगर देखा जाए तो मोटे मोटे तौर पर 37 साल पुराना ये जो है ऑर्गेनाइजेशन है
और को ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे। देखिए ढाका किसकी राजधानी है, तो बांग्लादेश की है, और मैंने आपको बताया इसमें जियाउर रहमान का बहुत बड़ा योगदान रहा, तो इसलिए ढाका में ये चार्टर जो है हस्ताक्षर हुए। और इसके 7 सदस्य देश थे, जिसमें उस समय भारत भी था, पाकिस्तान भी था, अफगानिस्तान नहीं था, इसमें नेपाल भी था, नेपाल के साथ भूटान भी था, बांग्लादेश भी था, और साथ साथ मालदीव्स जो है और श्रीलंका, ये 7 सदस्य देश थे। अफगानिस्तान को इसमें बाद में जोड़ा गया था। और उस समय अगर देखा जाए तो ये जब बनाया गया था तब जब शीत युद्ध एकदम चरम पे था, कोल्ड वॉर एकदम पीक पे था, तब इन सारे देशों ने ये हिम्मत कर एक समूह बनाया जिसको सार्क कहा गया। इसके अलावा अगर हम बात करें दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग का विचार विमर्श सर्वप्रथम 1980 में सामने आया था, और संस्थापक देशों में बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के विदेश सचिवों के परामर्श के बाद इनकी प्रथम मुलाकात अप्रैल 1981 में कोलंबिया में हुई थी। और फाइनली फिर यह विचार हुआ कि भाई ऐसा कोई समूह बनाया जाएगा, और फिर इसका चार्टर जो है जिसमें सारी चीजें लिखी गई हैं कि क्या क्या इसके टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, तो उस पर 8 दिसंबर 1985 को साइन कर दिए गए। जैसा मैंने बताया 2005 में भारत के प्रयास से अफगानिस्तान को जोड़ा गया था, लेकिन पूरी तरह से जो फॉर्मेलिटीज थी 2007 में कंप्लीट हुई थी। तो कई जगह पे कंफ्यूजन होता है कि भाई अफगानिस्तान 2007 में इसका हिस्सा बना या 2005 में हिस्सा बना। तो 2005 में भारत ने पूरी पेशकश कर दी गई थी, और 2007 में फाइनल जो है अफगानिस्तान इसमें एंटर हो गया था। तो अफगानिस्तान वर्ष 2005 में आयोजित हुए 13वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में सार्क का सबसे नया सदस्य बना था, लेकिन जो इसमें पूरी तरह से चार्टर वगैरह साइन हो गया था वो 2007 में हो गया था। तो 2007 में पूरी तरह से इसके पास सदस्यता आ गई थी, लेकिन भारत के प्रयासों से 2005 में इसमें जो है चीज की गई थी, तब हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। इसके अलावा अगर हम बात करें संगठन का मुख्यालय और सचिवालय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्यालय और सचिवालय जो सेक्रेटेरिएट है वो नेपाल के काठमांडू में अवस्थित है। तो यहाँ पर 2 चीज याद रखनी है, ये जहां बना था वो ढाका है, और इसका हेडक्वार्टर या सेक्रेटेरिएट जो सचिवालय है वो कहां पर है, वो काठमांडू में है। तो ये 2 महत्वपूर्ण जगह याद रखेंगे। सदस्य देशों की बात करें तो सदस्य देशों में मैंने जैसा आपको बताया कि भारत इसका सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है, नेपाल, भूटान, लेकिन इसमें बांग्लादेश की बड़ी भूमिका रही। बांग्लादेश 1971 में आजाद हुआ, उसके बाद काफी जो है देश के अंदर उठापटक हुई। इसके अलावा मालदीव्स और श्रीलंका, इसके अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान 2005 में भारत के प्रयास से एंट्री होना और 2007 में पूरी तरह से इसका सदस्य बन जाना। ये जो है 8 सदस्य इसके हैं, लेकिन इसके कुछ ऐसे सदस्य हैं जो इसके ऑब्जर्वर हैं, ऑब्जर्व करते हैं, इसके पूरी तरह से सदस्यता नहीं मिली है। जैसे हमने यूएनएससी में पढ़ा था, जो आपका सुरक्षा परिषद है, कुछ परमानेंट मेंबर होते हैं, कुछ जो है नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। तो यह नॉन परमानेंट मेंबर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर एक तरीके से ऑब्जर्वर हैं जो इसका हिस्सा है। तो ऐसे 9 देश इसके हिस्से हैं। कौन कौन है, तो इसमें ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, बर्मा की बात करें जो म्यांमार जिसको आप कहते हैं, तो म्यांमार भी इसका हिस्सा है, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन संघ भी है, ईरान है, जापान है, मॉरिशस है, दक्षिण कोरिया है, और आपका यूनाइटेड स्टेट्स है। इसके अलावा कई देश इसका इसमें इंटेंशन भी दिखाई गई है, जिसमें इंडोनेशिया है, रूस है, और दक्षिण अफ्रीका इसके ऑब्जर्वर या सदस्य बनने की पेशकश करते रहते हैं। तो अभी तो इस पर काफी चीजें 2014 के बाद इसका कोई भी सम्मेलन नहीं हो पाया, तो ये अभी थोड़े ठंडे बस्ते में है। इसके क्या कारण है उन पर भी बात करेंगे, और इसकी क्या समस्या है, क्योंकि ये बना हुआ तो है आपका 1985 से, लेकिन 2014 के बाद इसका कोई भी सम्मेलन नहीं हो पाया, जिसमें पठानकोट और उरी का जो हमला था उसके बाद भारत ने बहुत ही कड़ी जो है पाकिस्तान के ऊपर एक कार्रवाई भी की थी, और पाकिस्तान में जाने से मना भी कर दिया गया था। उसके बाद भारत पाक जो है एक दूसरे के जो राइवलरी है उसके कारण इसमें कई चिंता का विषय है, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा इसके मुख्य कार्य क्या हैं, तो इन सारे दक्षिण एशियाई देशों के अंतर्गत जो है मानव संसाधन विकास और पर्यटन को बढ़ावा देना, कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना, पर्यावरण, प्राकृतिक आपदा और बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीजों में इन सारे देशों को यूरोप से, चाइना से, और अगर हम अमेरिका से बात करें तो इनसे और तेजी से आगे ले जाना। आर्थिक, व्यापार और वित्त से जुड़ा हुआ है। सामाजिक मुद्दों में विस्तार करना इनका उद्देश्य है। सूचना और गरीबी उन्मूलन, जो पॉवर्टी इरेडिकेशन है, इस पर भी काम कर रहे हैं। ऊर्जा, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा, सुरक्षा और संस्कृति और अन्य। तो एक अंतर सरकारी संगठन है जो सारे देश मिलकर इन सारी विषयों पर जो है काम कर विश्व में अपना एक स्थान जो विश्व पटल पे लाना चाहते हैं, उसके लिए संगठन को बनाया गया था। लेकिन इसके अलग अलग जो हैं आपके सम्मेलन भी हुए, और अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत बताया गया कि भाई जो इनका सचिवालय है
इस सचिवालय का एक महासचिव भी होता है। इस महासचिव में अगर हम बात करें तो आपसे पूछा जाए अभी कौन है, तो एशला रूबान वेरिकोन है, ये श्रीलंका से बिलोंग करते हैं और 2020 में ये बनाए गए थे। इसके अलावा भारत की तरफ से कांत किशोर भार्गव एक बार बने थे, जो 1989 से 1991 तक रहे। और इसके अलावा भारत से एक और व्यक्ति रहे जिनका नाम था शीलकांत शर्मा। तो शीलकांत शर्मा 2008 से 2011 में रहे, तब भी मनमोहन सिंह सरकार हुआ करती थी। और 1989 से 1991 की बात करें तो विश्वनाथ प्रताप सिंह की जो सरकार थी उसके समय थे। इसके जो पहले सचिव थे उनका नाम था अब्दुल एहसान, जो बांग्लादेश से बिलोंग करते थे। 16 जनवरी 1985 से 15 अक्टूबर 1989 तक रहे। अभी आप वर्तमान इसके महासचिव का नाम याद रखेंगे, एशला रूबान वेरिकोन है जो वर्तमान में है। तो 14 इसके जो है आपके महासचिव रह चुके हैं और 14वें जो महासचिव है उनका नाम ये है। इसके अलावा जो इसकी आखिरी मीटिंग हुई थी वो 18वीं समिट जो थी वो अगर हम बात करें तो 26-27 नवंबर 2014 को हुई थी और उस समय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन चुके थे। तो नरेंद्र मोदी जी ने इस समिट में हिस्सा लिया था और वो कहाँ गए थे, नेपाल गए थे। इसमें जो अगर हम देखें तो देश वाइज जो है कि जैसे इंडिया है, इंडिया की बात करें, पाकिस्तान है, तो ये जो है अल्फाबेटिकली चलता है। जैसे कि इंडिया में हो जाएगा तो आई के बाद क्या आएगा, जे आएगा, के आएगा, एल आएगा, एम आएगा, एन आएगा। तो इस तरीके से जो है अलग अलग देश जो है इसमें होती रहती है। तो अगर हम बात करें, आप देखेंगे तो MNOP ABCDs में आप देखेंगे तो N के बाद क्या आता है, P आता है। तो नेपाल के बाद कहाँ होना था, पाकिस्तान में होना था। और 2016 में ही उरी हमला हुआ जो पठानकोट के बाद भारत ने वहां जाने से मना किया, तो उसके बाद कोई भी समिट नहीं हो पाई है। तो आखिरी समिट इसकी 2014 में हुई जो कि 18वीं समिट थी। तो 37 साल में इसमें केवल 18 बार ही देश के लोग मिले हैं। तो एक इसकी बहुत बड़ी समस्याओं में भी बताया जाता है। तो इसकी जो पहली थी वो तो बांग्लादेश में हुई थी। बांग्लादेश के बाद जो है ये भारत में हुई, इंडिया में हुई, बेंगलुरु में, तब राजीव गांधी हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उसके बाद तीसरा सम्मेलन नेपाल के काठमांडू में हुआ। फिर भारत में आपका 8वां सम्मेलन 1995 में हुआ, PV नरसिम्हा राव की सरकार थी उस समय भारत में। इसके अलावा 14वां सम्मेलन जो है नई दिल्ली में, तब मनमोहन सिंह थे 2007 में। उसके बाद जो है आपका देखेंगे तो भारत के बाद श्रीलंका में हुई, भूटान में हुई, मालदीव्स में हुई और आखिरी जो थी वो पाकिस्तान में होनी थी, जिसको रद्द कर दिया गया था क्योंकि भारत ने जाने से मना कर दिया था। 19वां सम्मेलन। 20वां जो है अभी तक कहीं पे भी डिसाइड नहीं हुआ है क्योंकि खींचातानी चलती रहती है। इसके अलावा अगर हम बात करें सार्क देशों की उपलब्धियों में क्या रहा, तो इन्होंने मुक्त व्यापार क्षेत्र के ऊपर बातचीत करी, साफ्टा जैसी चीज भी बनाई जिस पर अभी हम बात करेंगे। इसके अलावा सार्क विश्वविद्यालय की बात की गई। इसमें जो सार्क विश्वविद्यालय है, अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो नई दिल्ली में ये ओपन हुई है। इसके अलावा सार्क एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस, ये सार्टिस को भी स्थापना किया। और साप्टा की बात करें तो ये है साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। अब इस ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें तो इस पर भी सवाल उठाए जाते हैं। ये वस्तुओं तक ही सीमित है, कोई सूचना से, कोई प्रौद्योगिकी से ज्यादा जो है इनका संबंध नहीं रहा है। आपस में व्यापार जो है होने के बावजूद भी दूसरे देशों के साथ इनका जो व्यापार है वो ज्यादा हो जाता है। तो सार्क की उपलब्धियां सीमित हो जाती हैं, पूरी तरह से विस्तार नहीं है कि इन देशों ने एक समान संस्कृति में, कई जगहों पर एक जैसी संस्कृति होने के बावजूद, कई तरह में जो है एक जैसा क्षेत्र होने के बावजूद, एक तरह का जलवायु होने के बावजूद बहुत आगे इन चीजों को नहीं लेकर जा पाए हैं। इसके अलावा सार्क में कुछ विशिष्ट निकाय भी हैं, कुछ रीजनल बॉडीज भी हैं, जिसमें दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय ये भारत में है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय मानक संगठन ये ढाका में है, सार्क विकास कोष भूटान में बनाया गया और सार्क पंचायत परिषद सार्को पाकिस्तान में है। लेकिन अब क्या है, इसका सबसे मेन चीज है चार्टर। अब चार्टर में अगर कोई एक देश भी विपरीत चला जाता है तो वो पूरी तरह से जो है नामंजूर हो जाता है। तो इनमें सबसे बड़ी दिक्कत है भारत और पाकिस्तान, क्योंकि सबसे बड़ी राइवलरी है, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। तो सार्क की असफलता का एक बहुत बड़ा कारण इन दोनों देशों के संबंध भी हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सार्क बनाना तो बहुत अच्छा रहा। अगर हम कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत को भी देखें तो उसमें पड़ोसियों को लेकर उन्होंने बात करी। और अगर आपको मैंने शुरू में जब मैप दिखाया था तो इसमें देखेंगे आप मैप में, तो यहां पर पूरा का पूरा जो है भारत के सारे पड़ोसी देश हैं इसके अंदर, चाहे मालदीव्स की बात करें, श्रीलंका की बात करें, चाहे कुछ ऐसे हैं जो समुद्री सीमा से पड़ोसी हैं, कुछ आपकी थल सीमा से पड़ोसी हैं। तो इसलिए जो है जो कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत था कि इनको जो है मैत्रीपूर्ण जो है अपने मतलब
किसी भी तरीके से हमारे पड़ोसियों के साथ अगर हमारी शत्रुता होगी तो हमारे लिए नुकसानदायक रहती है। उस हिसाब से देखा जाए तो सार्क सही उद्देश्य से बनाया गया, लेकिन भारत पाकिस्तान प्रतिद्वंदी होने के कारण जो कई तरह के टेंशंस क्रिएट हुई, उसके बाद जो है इसकी कई प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट होना स्टार्ट हो गई। तो जैसा मैंने बताया, इसके चार्टर जो है कि कहीं पर भी अगर कोई एक देश किसी के ऊपर सैंक्शन लगाता है या एक तरह की विचारधारा पर चलना चाहता है, तो दूसरा अगर उस पर, जैसे पाकिस्तान कई चीजों पर एंटी इंडिया पॉलिसीज ला देता है, जो भारत कह रहा होता है उसके विपरीत ही जा रहा होता है, इसलिए सार्क की कई चीजें जो है सफल नहीं हो पाई। अब भारत के लिए इसका महत्व क्या है, तो वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं, और उसके बाद ये इसकी क्या चुनौतियां हैं उस पर जरूर बात करेंगे। तो देखिए, पहले पड़ोसी, देश के सीमावर्ती पड़ोसियों की प्रमुखता है भारत के लिए। चाहता है भारत कि भाई आसपास के पड़ोसी देशों के साथ अगर हम एक ऐसा कोई संगठन को सुचारू रूप से चलाते रहेंगे तो जो पड़ोसी देश हैं उन देशों के साथ हमारे संबंध भी अच्छे रहेंगे, हमारा व्यापार भी उनके साथ सबसे अच्छा रहेगा और एक शांतिपूर्ण स्थिति में भारत रहेगा। इसके अलावा भू रणनीतिक महत्व भी है। यह विकास प्रक्रिया एवं आर्थिक सहयोग में नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका को आकर्षित करके चीन के वन बेल्ट और वन रोड कार्यक्रम का विरोध कर सकता है। अब चीन का जो वन बेल्ट वन, जो जिसको आप OBOR कहा जाता है, इसके विरोध में इन देशों को साथ में लाना, तो भारत के लिए जो सार्क के देशों के साथ एक तरीके से समन्वय बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन फिर वही बात होती है, पाकिस्तान इसमें अड़ंगा डालता रहता है। इसके अलावा क्षेत्रीय स्थिरता की बात करें, सार्क इन क्षेत्रों के बीच आपसी विश्वास और शांति स्थापना में सहयोग कर सकता है। इसके अलावा वैश्विक नेतृत्व की भूमि, यह भारत को अतिरिक्त जिम्मेदारियां लेकर क्षेत्र में अपने नेतृत्व को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। लेकिन इसकी एक कमी भी रही, जो चुनौतियों में मैं बताऊंगा आपको। भारत बचता रहा इसके प्रतिनिधित्व करने को, लीडरशिप कि भारत में अगर देखा जाए तो भारत इन सार्क देशों में सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ी GDP है, सबसे ज्यादा जनसंख्या है, बहुत सारा रिसोर्स है, बहुत सारी तरह की इंडस्ट्रीज है यहाँ पे, तो भारत यहाँ लीडरशिप शो कर सकता था और एशिया के अंदर भारत को एक अच्छा जो है देश माना जा सकता था। लेकिन भारत इस चीज से बचता रहा। तो भारत के लिए महत्व है कि भाई यहाँ पे नेतृत्व दिखाए, इन देशों को साथ में ले, चाइना को भी काउंटर करे और कई तरह की जो आपकी पश्चिम से पॉलिसीज हैं उनको भी काउंटर कर सकता है। इसके अलावा अगर हम भारत करें, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए गेम चेंजर है। दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्थाओं को दक्षिण पूर्व एशिया के साथ लिंक करके मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र में जो सर्विस सेक्टर है उसमें भारत के लिए आर्थिक एकीकरण और समृद्धि को आगे लाया जा सकता है, अगर भारत इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान दे और उस तरीके से इनके साथ समन्वय करके इन चीजों पे, देखिए मीटिंग्स होने से, बातचीत होने से, डायलॉग्स होने से कई चीजों के रास्ते निकलते हैं। लेकिन अब देखिए, आज जाए 2014 के बाद कभी मीटिंग ही नहीं हो पाई, तो वो जो चीज है कहीं ना कहीं बाधा पहुंचा देते हैं। अब भारत बिम्स्टेक पर ज्यादा ध्यान देने लगा है, जो कि बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र ज्यादा है। तो इसलिए भारत के लिए एक महत्व है कि अपनी जो आपके एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके लिए भी आराम से जो है पूरी तरह से गेम चेंज कर सकता है भारत इस क्षेत्र के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें चुनौतियों में, तो चुनौतियों में एक बहुत बड़ी कमी है बैठकों की कमी। 2014 के बाद तो बैठक ही नहीं हुई। 2014 तक भी देखा जाए तो 18 ही बैठक हुई। कब बन गया था? 1985 में बन गया था। तो ये जो चीज है इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत है। इसके अलावा साफ्टा की भी सीमाएं हैं, जैसे मैंने बताया कि भाई साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है आपका एक तरीके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है कि आपका व्यापार जो है, मुक्त व्यापार जो क्षेत्र है उसमें केवल वस्तुओं का ही समन्वय हो रहा है या वस्तुओं का ही व्यापार हो रहा है, टेक्नोलॉजी का नहीं हो रहा है, विचारों का नहीं हो रहा है, सूचनाओं का नहीं हो रहा है। तो भारत अपना जहां पे, या भारत के अलावा जो दूसरे देश भी हैं वो अपना प्रॉफिट किसी दूसरे देश के साथ देखते हैं, जैसे चाइना के साथ ही देखते हैं, तो उन चीजों की और आगे बढ़ जाते हैं। तो ये एक कमी है। दूसरा, भारत पाक संबंध, ये सबसे बड़ा सरदर्द है सार्क के लिए, क्योंकि भारत जो चीज करता है उस पर पाकिस्तान एंटी हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है इसके साथ साथ। दूसरा, अगर हम बात करें तो जैसे श्रीलंका के कई मछुआरे हैं या बांग्लादेश के साथ कई तरह के जो है, या नेपाल के साथ भी, इन सार्क देशों का एक मंच पर रहते हुए भी कई तरह की ऐसी चुनौतियां हैं, जैसे कि अगर हम बात करें सीमा विवाद, इसके अलावा समुद्री सीमा विवाद भी हो जाता है कई बार। तो ये भी एक चुनौती के तौर पर इनके साथ में है। तो ये एक मंच है जिस पर इन चीजों को सुलझाया जा सकता है। तो ये समस्याएं भी आती हैं। दूसरा, अगर हम बात करें आतंकवाद, इन सारे देशों से ही भारत में कोई भी आतंकवाद का, जैसे कई आपने सुना होगा कि आतंकवादी जो है नेपाल के रास्ते, बांग्लादेश के रास्ते भारत में प्रवेश करते हैं। तो जब इन देशों के बीच में इस तरह का कोई समन्वय रहेगा तो ये जो सम्मेलन है, इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी सफलता का प्रतिशत धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक चीन फैक्टर भी इन सभी देशों के लिए है, क्योंकि चीन अपना दबदबा बनाता रहता है।
तो ये सारे देश अगर एकजुट रहेंगे तो चीन को भी काउंटर कर सकते हैं। इसके अलावा भारत की एक कमी यहां पर हम बोल सकते हैं कि भारत ने नेतृत्व करने से बचते रहे, कि इन सारे देशों का अगर लीडरशिप अगर भारत यहां शो करेगा तो कई तरह से भारत आगे आ सकता है और इन चीजों को काउंटर कर सकता है। इसके अलावा एक चीज, इन चुनौतियां ये भी हैं कि अगर हम देखते हैं अभी पाकिस्तान में शहबाज शरीफ जो है प्रधानमंत्री थे, पहले कुछ समय पहले इमरान खान थे। अगर हम बात करें भूटान के अंदर या फिर नेपाल के अंदर भी, तो नेपाल के अंदर भी सत्ता पलट होता रहता है। बांग्लादेश इस स्थिति में देखा जाए तो शेख हसीना काफी समय से वहां की प्रधानमंत्री हैं, तो वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। भारत में एक तरीके से राजनीतिक स्थिरता है, लेकिन इनके जो, जैसे आप श्रीलंका में ही देख लीजिए, इतनी ज्यादा आर्थिक व्यवस्था वहां पर उठापटक है कि वहां पर एक तरीके से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की कंडीशंस है। और जहां पर भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो बार बार अगर नेता बदलते हैं, बार बार प्रधानमंत्री या राष्ट्रपतियों का पद बदलता रहता है, तो एक तरह की विचारधारा नहीं रह पाती और देश के लिए वो नुकसान होता है। तो इस चीज का एक जो चुनौती है वो है आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थिरता भी एक इसका कारण है। दूसरा, अगर हम बात करें जो सार्क का चार्टर है, अब सार्क का चार्टर में है कि सारे देश इसके साथ होने चाहिए। अब जब भारत कोई चीज ऐसी चीज करना चाहता है तो पाकिस्तान उसका अपोज कर देता है। तो ये सारी समस्याएं जो है वो आपका एक आती रहती है। साथ साथ छोटे छोटे देशों को इनसिक्योरिटी भी रहती है कि भाई भारत बड़ा देश है, भारत के साथ ऐसी चीजें हैं, तो वो अपने आप को कहीं दूसरे देशों के साथ भी मेल जोल लगा लेते हैं। इस चीज को भारत उनका ट्रस्ट जो दिखाकर ही आगे बढ़ सकता है, कुछ चीजों में जो है कई तरह से ऐसी चीजें करके कि उनके ऊपर जो है उनके साथ एक समन्वय करके, उनके साथ कई चीजों पर बातचीत करके, उनको कई तरह की चीजें देकर भी जो है भारत उन चीजों को जोड़ सकता है जिनसे उनको इनसिक्योरिटी और ट्रस्ट की जो कमी होती है। तो ये सारी चुनौतियां जो है सार्क के देशों के अंतर्गत आती हैं। तो ये चीज हमने बात करी है। इसके अलावा कोई भी डाउट्स है इन सोशल मीडिया हैंडल पे जुड़ सकते हैं। लेक्चर की पीडीएफ यहां से आप डाउनलोड करेंगे, और भी कोई तरह के इश्यूज होंगे तो मुझे जरूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।